हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। दिल्ली की केजरीवाल सरकार अब देशभक्ति और राम राज्य पर लौट रही है, जो बीजेपी का कोर एजेंडा है। केजरीवाल का कहना है कि उनके बजट में राम राज्य की कल्पना है, उनका बजट देशभक्ति वाला है। केजरीवाल ने यह भी कह दिया कि जब अयोध्या में राम मंदिर बन जाएगा तो वो दिल्ली के सभी बुजुर्गों को अयोध्या दर्शन कराने के लिए भी ले जाएंगे। यानी जिस राम राज्य और देशभक्ति की बात पर बीजेपी चलती है, अब केजरीवाल सरकार भी उस पर चलती नजर आ रही है। सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, दिल्ली के डिप्टी सीएम ने भी अपने बजट को देशभक्ति वाला बताया। हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा से बात करते हुए डिप्टी सीएम ने और क्या कहा, सुनिए। लगातार 7 बार दिल्ली का बजट पेश करने वाले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करते हैं बजट पे। मनीष जी, आपके सरकार का फोकस एजुकेशन और हेल्थ रहा है, लेकिन इस बार के बजट भाषण में हमने ये देखा कि रंग अलग है, देशभक्ति का रंग पसरा हुआ था। क्या कोई खास वजह थी? वजह यही है कि भारत की आज़ादी को 75 साल हो रहे हैं, तो 75वें साल में हम जो भी कर रहे हैं उसको देशभक्ति के आकलन पे परखना चाहिए कि भाई देशभक्त लोगों ने जिस चीज़ के लिए देश को आज़ाद कराया था उस पर हम 75 साल में कहाँ पहुँचे, और अब हम 100 साल के जब भारत होगा, 100 साल की देश की राजधानी होगी आज़ाद भारत की, तो कहाँ पहुँचेगी। तो देशभक्ति बजट का सबसे बड़ा मकसद ये है कि हम 75वें साल में हर चीज़ को देश की उस भावना से जिसके लिए देश को आज़ाद कराया गया था उससे जोड़ के देखें। और ये कहा जा रहा है कि देशभक्ति का कैरिकुलम आपके पास, बीजेपी का एजेंडा तमाम जो देशभक्ति के पिछले 8 साल से आरोप लगा रहा है कि एक ऐसी देशभक्ति लोगों को सिखा रहे हैं जो कि गलत है, तो वो कहीं ना कहीं आप लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर देशभक्ति से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने बारे में सोचे कि उसको क्यों प्रॉब्लम है। हमारी सरकार के लिए 75 साल के भारत होने के मौके पर, आज़ाद भारत होने के मौके पर देशभक्ति बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी देशभक्ति को शिक्षा से जोड़ें, पर्यावरण से जोड़ें, हमारी महिलाओं की सुरक्षा से जोड़ें, पर्यटन से जोड़ें, हम आम आदमी की कमाई से जोड़ें देशभक्ति को, और यही हमने कल किया है। अब इस पे जिसको दिक्कत है उसको रहे यार, अपने को क्या है, जिसकी राजनीति खराब हो रही है हो। और ये कहा जा रहा है, जाते हैं विरोधियों के द्वारा, कि मोदी जी प्रतीकों की राजनीति करते हैं। आप लोगों ने अपने बजट में ये कहा कि हम 500 जगह पे बड़े बड़े तिरंगा लगाएंगे। योगा, इंटरनेशनल योगा डे मनाएगा, बहुत बड़ा आयोजन होता है। आपने ये भी कहा कि एक दिन का आयोजन नहीं, हम हर दिन के लिए करेंगे। कोचेस हम अलग अलग इलाके में नियुक्त करेंगे। क्या एक तरह से फिर उसी ट्रैक पे नहीं जा रहे हैं जिसका आरोप मैंने पहले भी आपके ऊपर लगाया? नहीं, योगा मोदी जी भी कराएं, बीजेपी कराए, बीजेपी करे भी ना, सिर्फ कराने की बात ना करे, वर्ष में एक बार करे भी। और जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ रोज़ योगा कराएं। हमारी सरकार दिल्ली में है, हम दिल्ली में योगा कराएं, पूरे देश का भला होगा। हम तिरंगे लगा रहे हैं देश की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का कि हम जिन कुर्सियों पर बैठे हैं उस हमारे कार्यकाल में देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ आ रही है। हमें लगता है इतना तो बनता है, 75वीं वर्षगांठ पे अगर देश की राजधानी के आसमान को हम तिरंगे से सजाना चाहते हैं तो इतना तो बनता है। एजुकेशन मिनिस्टर भी आप हैं, शिक्षा बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी आपकी है। एक नया प्रयोग आप लोग कर रहे हैं वर्चुअल स्कूल का। आपने कहा था कि ना कोई दीवार होगी, ना टेबल कुर्सी बेंच, लेकिन बच्चे पढ़ेंगे और परिणाम भी आएगा। ये कैसे संभव होगा और क्या परिकल्पना है ये? कोविड पीरियड में हमने ये देखा कि घरों में रह के बच्चों ने पढ़ाई की, और जब स्कूल खुले नहीं लेकिन लॉकडाउन खुल गया, उसके बाद भी पढ़ाई वर्चुअल ही हुई, लार्जली वर्चुअल ही हुई। अब लास्ट में आके हमने 9, 10, 11, 12 के स्कूल खोले। तो यहाँ से एक नया सवाल उठ रहा है कि ये जो टेक्नोलॉजी हम लोगों ने अडॉप्ट की उसको हम आगे कितना लेके जा सकते हैं और कैसे लेके जा सकते हैं। तो इसमें वर्चुअल स्कूल खोलने का एक पहला प्रयोग होगा, जिसका बिल्कुल एक नॉर्मल स्कूल की तरह जिसकी आइडेंटिटी होगी, जिसमें एडमिशन्स होंगे, जिसमें टीचर्स होंगे, वो बच्चों को पढ़ाया करेंगे और उनकी परीक्षा लिया करेंगे, उनको पास करना, फेल करना, आगे बढ़ाना, ये सब किया करेंगे, और उसके बेस पे बच्चों को सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। लेकिन उसका पूरा डिज़ाइन क्या होगा उस पर अभी एक हमारी टीम काम कर रही है। किस तरह से एडमिशन्स होंगे, किस तरह से प्रैक्टिकल्स होंगे, खेलने की चीज़ें क्या होंगी, जो बच्चे का 360 डिग्री, हमें लगता है कि वर्चुअल पढ़ाई के दौर में 360 डिग्री
ग्रोथ ज़्यादा पॉसिबल होगी अगर हम टेक्नोलॉजी को ठीक से यूज़ करें। मनीष जी, आपने खुद कहा कि बहुत मुश्किल भरा रहा पिछला एक साल बजट के दृष्टिकोण से, उसके बावजूद भी बजट में आपने बढ़ोतरी की है। लेकिन इस मुश्किल भरे वक्त से कैसे निकालेंगे दिल्ली वालों को, उसकी क्या रूपरेखा है? आपके एजुकेशन हेल्थ के अलावा ऐसी क्या उपाय कैसे कर? सबसे पहले तो उम्मीद रखनी, हमें इससे निकलना है, खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा। आज इसी भरोसे की बदौलत मैं कह सकता हूं कि पिछले 4-5 साल में, 6 साल में जो दिल्ली में काम हुए, आज दिल्ली की पर कैपिटा इनकम पूरे देश की पर कैपिटा इनकम से 3 गुना ज्यादा है। इसी भरोसे के दम पे है। हमारा देश के ही आपस में कोई कंपटीशन नहीं है। गाजियाबाद में रहने वाला भी हिंदुस्तानी है, दिल्ली में रहने वाला भी हिंदुस्तानी है, इसलिए हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा काम है दिल्ली सरकार का, तो हमने किया है। उसकी वजह से आज दिल्ली की पर कैपिटा इनकम काफ़ी बढ़ी है। यही पर कैपिटा इनकम हमको बड़ा सपना देखना चाहिए, और ऐसा सपना देखना चाहिए जिसको लोग थोड़ा सा मजाक भी बनाएं, लोगों को लगे भी कि यार ये पागलों की बात कर रहे हैं। जब तक आप ऐसे सपने नहीं देखोगे, आप बड़ा काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमने ये सपना देखा कि दुनिया के जो देश हैं, बड़े शहर जिनको हम मानते हैं, वहाँ पर आम आदमी की इनकम कितनी है। तो मैंने एशियन कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट शहर है सिंगापुर हमारे आसपास, मैंने उसकी पर कैपिटा इनकम देखी, वो 34 लाख रुपए है। आज के संदर्भ में इंडियन रुपीस में देखें तो 34 लाख रुपए है। हमारी 2.25 लाख रुपए है। तो इस 2.25 लाख रुपए की इनकम को 34 लाख रुपए पे पहुंचाना, और फिर आज से 25 साल बाद सिंगापुर की ग्रोथ हो चुकी होगी, वो उनकी इनकम कहाँ होगी, और वहां जाके खड़े होना, ये एक हमें सपना देखना चाहिए। अगर सिंगापुर में हो सकता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता है। और मैं ओवरनाइट की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि कल सुबह आप आज रात सोएंगे, गिली गिली पाशा होगा, सुबह उठ जाएगा, ठीक इनकम हो जाएगी, नहीं। पूरा एक इकोनॉमिक विजन है हमारे बजट में, उस पर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से आज से 25 साल बाद 16 गुना इनकम दिल्ली के आम आदमी की होगी, और ये हमारा एक विजन है। इस विजन के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि मोदी जी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि अब से 25 साल बाद हम सिंगापुर के बराबर पर कैपिटा इनकम कर लेंगे। ये आरोप लग रहा है कि एक तरह से ये भी कॉपी कर रहे हैं हम लोग। मिलके कर लेते हैं भाई। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अगर दोनों इस बारे में सोचें कि देश की तरक्की हो और दिल्ली की तरक्की हो, तो नुकसान क्या है? अच्छी बात है। महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली में, और उनके लिए सुविधाओं की बात करें तो इस बजट में आपने ये कहा है कि मोहल्ला क्लिनिक 100 महिलाओं के लिए बनाए जाएंगे। जितना आपने पहले प्रॉमिस किया था, उतना मोहल्ला क्लिनिक अभी भी बनके तैयार नहीं हुआ है, और इसके लिए क्या रूपरेखा है आपकी कि कितने दिनों में ये बनके तैयार हो जाएंगे 100 मोहल्ला क्लिनिक? हमने 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने का लक्ष्य रखा था, और उसमें बीच में जैसा आप भी जानते हैं काफ़ी अड़चनें आई थी, और उसके लिए धरने प्रदर्शन भी हुए, पुलिस LG साहब के यहाँ भी हमारा सारे विवाद हुए। उसके बाद में बननी शुरू हुई, और अब तो 1 साल तो पीछे कोविड का रहा है, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उसके बाद से उस पर काम करना शुरू हुआ। लगभग 1.5-2 साल के अंतर पे 500 मोहल्ला क्लिनिक बनके तैयार हैं, अब फंक्शनल है, ऑलमोस्ट 500। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।